हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 20। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर, फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही इसके अलावा इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे निवेदन है कि आपके जो भी सहपाठी आपके साथ भूगोल शिक्षण ले रखे हैं उनको आप भूगोल शिक्षण की लिंक शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा होगी आप वहाँ से अपनी स्टडी करिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है यहाँ पे, भूगोल शिक्षण में पाठ योजना का क्या महत्व है। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये भूगोल शिक्षण में पाठ योजना का महत्व देखते हैं हम। यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ योजना का क्या महत्व है, पाठ योजना क्यों बनाई जाती है। इन प्रश्नों का उत्तर उस समय विदित हो जाता है जब हम पाठ योजना से होने वाले लाभों के बारे में भलीभांति जानते हैं। भूगोल शिक्षण में पाठ योजना के निम्नलिखित महत्व हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, इसके पहले हम देखे थे ना कि भूगोल शिक्षण में पाठ योजना की विशेषताएं और लाभ, तो उसमें हमने देखा था कि पाठ योजना से कहीं ना कहीं शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकता है और साथ ही समय की भी बचत करता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि उसे पहले से ही पाठ के विषय में पूर्ण जानकारी रहती है और कहीं ना कहीं उसको ये भी पता होता है कि उसे किस तरह से शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, उसकी कक्षा में किस तरह के बच्चे हैं, उन्हें किस तरह से पढ़ाना है। तो एक तरह से ये सारे लाभ ही लाभ होते हैं यहाँ पर हम बात करें पाठ योजना बनाने से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें देखना है भूगोल शिक्षण में पाठ योजना के लिए कौन कौन से महत्व हैं। पहला है समय एवं शक्ति की बचत। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये सारे पॉइंट लर्न कर लेने हैं कि समय एवं शक्ति की बचत। तो दोस्तों, यहाँ पर बस डिटेल कर देना है कि पाठ योजना बनाने से शिक्षक के समय और शक्ति दोनों की ही बचत होती है। वह योजना अनुसार क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन अध्यापन की क्रिया संपन्न करता है, अतः वह शिक्षण बिंदु से विमुख नहीं हो पाता है, जिससे नियत समय में अपेक्षित पाठ्य वस्तु का पठन पाठन कराना संभव होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हम कल भी डिस्कस किए थे कि किस तरह से पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक अपने समय और श्रम दोनों की बचत करता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक को जो भी पाठ योजना होती है उसको वो पदों में डिवाइड कर लेता है और वो हर पद के लिए समय निर्धारित करता है, उसी समय के अकॉर्डिंग वो पढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसे समय की भी बचत होती है और साथ ही जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो बिंदु उसे भूलते नहीं है, वो अपने छात्रों को सही से अधिगम करा पाता है। और साथ ही यहाँ पर पठन और पाठन यानी कि शिक्षण कार्य और अधिगम दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से होता है, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षक है पाठ योजना के तहत अपने उन सारे बिंदुओं को सही ढंग से पढ़ाता है, जो कि कहीं ना कहीं छात्र सही ढंग से अगर नहीं पाठ योजना बनाते, शिक्षक के माध्यम से पाठ योजना नहीं बनाई जाती, तो वो सारे बिंदु छूट सकते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाठ योजना बनाने से शिक्षक सारे बिंदुओं को सही ढंग से पढ़ा पाता है, सही ढंग से समय के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे समय निर्धारित होता है तो हर पद को सही ढंग से वो समय पर पढ़ा पाता है, जिससे कि उसका शिक्षण कार्य जो होता है वो प्रभावशाली बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट हो चुका है। अब हम देखें नंबर 2 पॉइंट पर। दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट है आत्मविश्वास में वृद्धि। तो दोस्तों, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता है, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर जब पूरी तैयारी के साथ, पाठ योजना का मतलब क्या होता है, किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने से पहले उसकी पूरी तैयारी शिक्षक के माध्यम से की जाए। तो दोस्तों, जब एक शिक्षक अपनी पूरी तैयारी के साथ कक्षा में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि वो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप कैसे सिखाएगा और किस तरह से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाएगा और वो किन किन युक्तियों का प्रयोग करेगा, किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा और किस तरह से वो शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेगा।
उन सब के लिए वो अपना समय निर्धारित रखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं एक बार। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य हेतु पूर्व में ही निर्धारित विषय वस्तु को पाठ योजना के रूप में परिणत कर लेता है। उसे यह पता होता है कि कौन सा बिंदु कब पढ़ाया जाना है, उस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कितनी विषय सामग्री किस प्रकार से बालकों के समझ प्रस्तुत करनी है, कहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है और उसका समाधान किस प्रकार से करना, उक्त सभी तथ्यों से वह भली भांति अवगत होता है। अतः उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, चूँकि जो शिक्षक होता है उसे अपने छात्रों के स्तर के विषय में ज्ञान होता है। जो कक्षा होती है वो कक्षा में छात्रों का जो स्तर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कुछ छात्र जिसमें पिछड़े बालक हैं, तो कुछ सामान्य, कुछ प्रतिभाशाली हैं। तो एक तरह से छात्रों की क्षमता का ज्ञान होने से शिक्षक अपने छात्रों की क्षमता के अनुसार ही वहाँ पर प्रत्येक छात्र के लिए अच्छे ढंग से चीज़ों को, जो भी पाठ्य वस्तु उसको सही ढंग से एक्सप्लेन करता है। और साथ ही उसे ये पता होता है कि जो भी उसके छात्र हैं वो कहाँ कहाँ पर उन्हें अधिगम में परेशानी होगी, तो उन सब चीज़ों को भी वो अच्छे ढंग से बताने का प्रयत्न करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शिक्षक को सारे पद को सही ढंग से करने के कारण ही, और साथ ही उसका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बनेगा पाठ योजना के माध्यम से। इन सब कारणों की वजह से ही शिक्षक का जो कॉन्फिडेंस होता है वो उसमें वृद्धि होती है, उसका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ता है पाठ योजना बनाने से। तो दोस्तों, अब हम देखें यहाँ पर आपका 2 पॉइंट हो चुका है। अब 3 पॉइंट हम देखें। यहाँ पर दोस्तों देखें 3 पॉइंट, उद्देश्यों में स्पष्टता। पाठ योजना निर्माण से यह लाभ होता है कि शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि उसे किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है और कैसे करनी है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही वह अपना शिक्षण कार्य करता है। उद्देश्यों की जानकारी के अभाव में वह पाठ तो पढ़ाता है, परंतु यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि शिक्षण द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं जब शिक्षक पाठ नियोजन करता है तो उसे शिक्षण उद्देश्य का पता होता है, लेकिन अगर वो बिना पाठ नियोजन की कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो उसे अपने शिक्षण उद्देश्य में स्पष्टता नहीं होती है। इसलिए जो पाठ योजना होती है उसका एक महत्व ये भी है कि उसके उद्देश्यों में स्पष्टता होती है जब एक शिक्षक पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण करता है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें, उसे ये भली भांति ज्ञात होता है कि उसे उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करनी है, और इन सब बातों का ध्यान रखकर ही वो शिक्षण कार्य करता है। लेकिन अगर हम बात करें जो शिक्षक पाठ योजना के बिना शिक्षण कार्य करते हैं, उन्हें उद्देश्य की प्राप्ति में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ पर वो बिना पाठ योजना के शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये आपका तीसरा पॉइंट हो चुका। अब हम देखें नंबर 4 पॉइंट। 4 पॉइंट है उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक। शिक्षक पूर्व में ही यह निश्चित कर लेता है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाए तथा उसके सोपान क्या होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक, चूँकि शिक्षक को जब पाठ योजना तैयार करता है तो चूँकि वो जो पाठ योजना तैयार कर रहा है वहाँ पर वो अपने छात्रों की आयु, क्षमता और आवश्यकता, इन सब बातों का ध्यान रखकर, उनके स्तर का ध्यान रखकर ही वो पाठ योजना का निर्माण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब इन सब बातों का वो ध्यान रखता है तो उसे ये पता चल जाता है कि उसके जो कक्षा का स्तर क्या है, उसकी कक्षा के जो भी छात्र हैं उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी रुचि क्या है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही अपने पाठ योजना का निर्माण करता है। तो जब इन सब बातों का ध्यान रख करके वो पाठ योजना का निर्माण करेगा तो कहीं ना कहीं वो पाठ योजना उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक होगी। कहीं ना कहीं वो जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ही बेहतर होगा, जिससे कि छात्रों का सही ढंग से अधिगम हो पाएगा। अतः कक्षा कक्ष में जाकर पाठ प्रस्तुतिकरण में उसे कोई घबराहट का अनुभव नहीं होता, बल्कि वह कक्षा में जाकर योजना अनुसार शिक्षण कार्य आरंभ कर देता है। पाठ योजना के अभाव में शिक्षक की कक्षा में विचित्र स्थिति होने की संभावना अधिक रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जब शिक्षक
पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसे हर उस पहलू के विषय में ज्ञान होता है जहाँ पर उसे अपने छात्रों के लिए अधिक ध्यान देना है, तो वो उस जगह पे अधिक ध्यान देता है और साथ ही छात्रों को हर जगह पर सही ढंग से समझाने का प्रयास करता है, हर पद को सही तरह से शिक्षण करने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें बिना पाठ योजना के कोई शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा है तो जो उसकी स्थिति होगी वो एक तरह से विचित्र होगी। कहीं ना कहीं वो अपनी पाठ योजना को सही ढंग से प्रस्तुत भी नहीं कर पाएगा और ना ही सही ढंग से छात्र अधिगम कर पाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उचित प्रस्तुतिकरण में पाठ योजना सहायक होती है। जब एक शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करके कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो वो सही ढंग से प्रस्तुति कर पाता है, अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना पाता है और जो उसके छात्र होते हैं वो सही ढंग से अधिगम कर पाते हैं। तो दोस्तों ये आपका 4 पॉइंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए हम नंबर 5 पॉइंट है पाठ्यक्रम का आसानी से पूर्ण होना संभव। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें, चूंकि शिक्षक प्रतिदिन पाठ योजना अनुसार ही कक्षा में अध्ययन अध्यापन का कार्य संपन्न करता है और योजना अनुसार सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता है, जिससे निर्धारित समय में नियत पाठ्यक्रम पूर्ण करना संभव होता है। योजना के अभाव में शिक्षक कक्षा में जाकर ही तय करता है कि उसे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। यह तय करने में समय लगता है और फिर बिना किसी उद्देश्य को सामने रखकर केवल इसलिए शिक्षण कार्य करता है क्योंकि वह उसका दायित्व है, वह अच्छी प्रकार से अपना कार्य नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है कि जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है पाठ योजना के माध्यम से तो कहीं ना कहीं उसे ये बिल्कुल ज्ञान होता है कि उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में कितने लेसन हैं, उनको वो किस तरह से पढ़ाए कि जिससे कि उसका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो पाए। क्योंकि जो सेशन होता है स्कूल का, उस सेशन के अंदर ही पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। तो चूँकि जब एक शिक्षक पाठ योजना के अंतर्गत शिक्षण कार्य करेगा तो वो कहीं ना कहीं इन सारे बिंदुओं का भी ध्यान रखेगा कि उसे किस तरह से शिक्षण कार्य करना है कि उसका जो सिलेबस है वो समय रहते ही कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य भी करता है और साथ ही स्टेप बाय स्टेप वो आगे भी बढ़ता है। और यहाँ पर हम बात करें, जब एक शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करके शिक्षण कार्य करता है तो कहीं ना कहीं वो पहले से ये तय करके चलता है कि उसे किस तरह से शिक्षण कार्य करना है, किस तरह से वो अपने छात्रों को कब कैसे पढ़ाएगा, समझाएगा, अधिगम कराएगा। और साथ ही यहाँ पर उसका समय भी बचता है, जिसकी वजह से जब वो बिना पाठ योजना के अगर हम बात करें शिक्षक कक्षा में जाता है तो कहीं ना कहीं उसे ये समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि किस तरह से वो शिक्षण कार्य करे, उसके शिक्षण का उद्देश्य क्या हो, वो छात्रों को अधिगम कैसे कराए। तो एक तरह से वहाँ पर उसका जो समय है वो बेकार हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें जब पाठ योजना के माध्यम से वो शिक्षण कार्य करेगा तो वो अपने पाठ्यक्रम पर भी ध्यान रखेगा, साथ ही पाठ योजना के माध्यम से छात्रों को अधिगम भी करा पाएगा, जिसकी वजह से उसका जो शिक्षण कार्य वो प्रभावशाली तो बनेगा ही, साथ ही वो अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभा पाएगा। अब हम देखें दोस्तों, यहाँ पर आपका आता है नंबर 6 पॉइंट, सजीव एवं सरस वातावरण बनाने में सहायक। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता एवं व्यक्तिगत भिन्नता आदि को ध्यान में रखता है तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का इस प्रकार उपयोग करता है कि बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेने लगता है, जिससे बालक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ती है और कक्षा वातावरण सजीव एवं सरस बन जाता है, जिससे अधिगम के
गति में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जब एक शिक्षक अपने छात्रों की योग्यता, रुचि, आवश्यकता, स्तर, हर इस बिंदु का ध्यान रख करके पाठ योजना का निर्माण करता है तो कहीं ना कहीं वो एक बेहतर पाठ योजना होती है, क्योंकि शिक्षक वहाँ पे अपने छात्रों की रुचि का भी ध्यान रख रहा है, आवश्यकता का भी ध्यान रख रहा है और क्षमता का भी ध्यान रख रहा है और उनके आयु स्तर का भी ध्यान रख रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अपने छात्रों के लिए बेहतर कर पाएगा और साथ ही जो बालक का अधिगम होगा वो सही तरीके से होगा, क्योंकि बालक की रुचि का ध्यान रख करके पाठ योजना का निर्माण हुआ है तो बालक उसमें रुचि लेंगे और जब वो रुचि लेंगे तो कहीं ना कहीं अधिगम की प्रक्रिया में वो उनकी सहभागिता बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों एक शिक्षक तभी अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य कर सकता है जब उसके छात्र पढ़ने में रुचि लें। अगर कक्षा का वातावरण रुचिकर नहीं है, छात्र पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो कोई भी कितना भी अच्छा शिक्षक हो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली नहीं बना सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों की रुचि लेना कक्षा में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कक्षा तभी रुचिकर बनेगी जब छात्रों को जो भी पाठ्य वस्तु शिक्षक के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जा रहा है वो छात्रों को समझ में आएगी, उन्हें आनंदमय लगेगी, तभी जो कक्षा का वातावरण होगा वो सजीव एवं सरस होगा। नहीं तो फिर कक्षा जो है वो एक तरह से बोझिल लगेगी छात्रों को, वो यही सोचेंगी कि ये जो हमारे शिक्षक है ये जल्दी से पढ़ा करके क्लास से बाहर जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पहले अपनी कक्षा का जो माहौल है उसे मेंटेन करना पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें, जब से आपने ये चीज़ें महसूस की होंगी कि जब से कोरोना टाइम हुआ है, कोरोना में जो छात्र हैं कहीं ना कहीं उन्हें वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन में और कक्षा के वातावरण में बहुत अंतर होता है। वहाँ पर टीचर्स उस तरह का माहौल क्रिएट कर लेता है कि छात्र उनकी बातों को सुनते और समझते हैं और अधिगम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में हर बच्चे के घर की कंडीशन अलग अलग है, हर बच्चे की सिचुएशन अलग अलग है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है जिसकी वजह से छात्रों का मन पढ़ाई में लगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए जो कक्षा का वातावरण होता है वो छात्रों के लिए अधिक अच्छा होता है अपेक्षाकृत अन्य साधन के। छात्र अपनी कक्षा में और अच्छे ढंग से सीख पाते हैं क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो अपने छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यता का ध्यान रखते हैं, उनकी क्षमता का ध्यान रखते हैं, उनकी स्तर का ध्यान रखते हैं। क्योंकि जो कक्षा होती है, कक्षा में जो छात्र होते हैं वो अलग अलग विभिन्नता वाले होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता जिसे हम कहें, जिसमें पिछड़े बालक भी आएंगे, सामान्य बालक भी आएंगे और प्रतिभाशाली बालक भी आएंगे। तो ऐसे कक्षा का समूह जहाँ पर शिक्षक इन्हें एक साथ रख करके पढ़ाई तो करवाता है लेकिन साथ ही उनकी विभिन्नता का भी ध्यान रखता है, उनके स्तर का भी ध्यान रखता है। वो हर तरह से हर वे में पढ़ाने का प्रयत्न करता है जिससे कि हर कक्षा का हर विद्यार्थी कक्षा के जो भी शिक्षण कार्य हो रहा है उसमें रुचि ले। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करें तो सजीव एवं सरस वातावरण बनाने में जो पाठ योजना होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक पाठ योजना के माध्यम से छात्रों को एकजुट करने का प्रयास करता है जिससे कि छात्र सहभागिता रखे शिक्षण में और उनका जो अधिगम हो वो और अच्छा हो। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 7 पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट है गृह कार्य को प्रोत्साहन। गृह कार्य पाठ योजना का एक आवश्यक सोपान है, अतः अध्यापक यह प्रयास करता है कि नियत कालांश में वह पाठ योजना के सभी सोपानों को सफलतापूर्वक कर ले। शिक्षक प्रतिदिन गृह कार्य करने के लिए देता है, अतः बालक गृह कार्य नियमित रूप से करता है जिससे बालक में स्वाध्याय की आदत विकसित होगी और साथ ही ये संभव भी होगा क्योंकि यहाँ पर शिक्षक छात्रों के हर उस पहलू पर नज़र रखता है जिससे कि वो एक्टिव हों
साथ वह प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन कर लेता है, जिससे उसके सीखने की गति तेज हो जाती है और सतत मूल्यांकन की क्रिया भी चलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें गृह कार्य को प्रोत्साहन। जब एक शिक्षक पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है तो वो प्रत्येक पद के लिए समय का निर्धारण करता है। तो दोस्तों जब उसका शिक्षण कार्य कंप्लीट होता है तो वो समय अपने छात्रों के लिए भी रखता है कि उनको गृह कार्य दे और उस गृह कार्य को नेक्स्ट डे किस तरह से उन्हें देखना है, किस तरह से उनसे प्रश्न पूछना है और किस तरह से समूह में ही छात्रों का कार्य देखना है कि किस तरह से उन्होंने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। एक तरह से वो शिक्षक की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है कि वो अपने इन सारे कार्यों को किस तरह से करता है। और दोस्तों यहाँ पर पाठ योजना का जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो ये होता है कि शिक्षक पाठ योजना के माध्यम से अपने समय को बचा लेता है और साथ ही उसके पाठ योजना में छात्रों के प्रतिदिन के गृह कार्य भी शामिल होते हैं, जिससे कि शिक्षक अपने छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जब एक शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करता है तो उसमें वो गृह कार्य प्रतिदिन देगा। तो कहीं ना कहीं जब एक शिक्षक छात्रों को शिक्षण कार्य विद्यालय में कराता है तो उसको जब छात्र गृह कार्य के रूप में घर पर पहुंचते हैं तो वो सारी चीज़ें वो फिर से रिवाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र गृह कार्य के बहाने ही घर पर उन सारी चीज़ों को देखते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अधिगम को और ज़्यादा पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गृह कार्य को प्रोत्साहन भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब इस शिक्षक के माध्यम से बेहतर शिक्षण कार्य होता है, प्रभावशाली शिक्षण कार्य होता है, तो कहीं ना कहीं छात्रों में रुचि पैदा होती है और वो घर पर जाकर के भी स्वाध्याय के माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करते हैं। और प्रतिदिन ऐसा करने से उनके अंदर वो स्वावलंबी बनते हैं और साथ ही वो परिश्रमी भी बनते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो उनकी सीखने की गति होगी वो भी धीरे धीरे तेज होगी, क्योंकि यहाँ पर वो धीरे धीरे करके चीज़ों को प्रतिदिन अपने शिक्षक के माध्यम से सीख रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका 7 पॉइंट। अब हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट, मूल्यांकन को प्रोत्साहन। दोस्तों यहाँ पर हम देखें पाठ योजना का निर्माण, मूल्यांकन का अपना महत्व होता है। अगर हम बात करें पाठ योजना में, एक शिक्षक जो पाठ योजना का निर्माण करता है उसमें वो शिक्षण के लिए मूल्यांकन प्रश्न भी रखता है कि किस तरह से जब वो अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर लेगा तो वो मूल्यांकन भी करेगा। कभी दोस्तों यहाँ पर शिक्षक बीच बीच में भी शिक्षण कार्य करते समय छात्रों से प्रश्न करता रहता है और जब शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है तभी वो मूल्यांकन के लिए प्रश्न का भी प्रयोग कर सकता है और लिखित रूप में भी, वस्तुनिष्ठ रूप में भी वो किसी भी तरह से अपने छात्रों का मूल्यांकन कर सकता है, क्रियात्मक रूप से भी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें शिक्षक अपने कार्य में कितना सफल होता है, यह तभी पता चल पाता है जब बालक के मूल्यांकन की कसौटी पर परखा जाता है। जब शिक्षक अपने छात्रों का मूल्यांकन करता है और उसके छात्र उत्तर देने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षक इस बात से संतुष्ट होता है कि जो उसका शिक्षण कार्य था वो प्रभावशाली हुआ है, क्योंकि उसके जो छात्र हैं वो सारे उत्तर को सही ढंग से दे पा रहे हैं जो उसने शिक्षण कार्य के माध्यम से अपने छात्रों को बताया था। तो यहाँ पर हम बात करें, ये केवल एक यहाँ पर छात्रों के लिए ही अच्छी बात नहीं होती बल्कि एक शिक्षक के लिए भी अच्छी बात होती है कि वो अपने शिक्षण को बहुत ही अच्छे ढंग से, अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा है। इसके अलावा हम बात करें, अतः शिक्षक प्रतिदिन योजना अनुसार बालक का मूल्यांकन कर आश्वस्त होता है कि उसका जो शिक्षण कार्य किस सीमा तक प्रभावी है और कहाँ पर उसे अपनी शिक्षण कला में परिवर्तन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन के माध्यम से एक तरह से वो फीडबैक लेता है अपने छात्रों का, किस तरह से वहाँ पर फीडबैक के माध्यम से उसे ये पता चल जाता है कि कहाँ पर छात्रों ने नहीं सीखा है, वहाँ पर शिक्षक फिर से वो अपने छात्रों को वो सारी चीज़ें समझाने का प्रयत्न करता है जो चीज़ें छात्रों को समझ में नहीं आती हैं। और साथ ही मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में एक तरह से अपने
जो भी अधिगम है उसे और अच्छे ढंग से करने की प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से शिक्षक ने हमें पढ़ाया और जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आई हैं वो चीज़ें हमें फिर से पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ योजना के माध्यम से जब शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करता है तो वहाँ पर लास्ट में मूल्यांकन भी छात्रों का करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मूल्यांकन इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि शिक्षक अपने प्रत्येक शिक्षण जो भी उसने पाठ योजना का निर्माण किया उसके प्रत्येक पद में उसने अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम कराया। तो वो मूल्यांकन के माध्यम से ये जानने का प्रयत्न करता है कि जो भी उसने चीज़ें समझाई छात्रों को क्या वो चीज़ें समझ में आई हैं, अगर नहीं आई हैं तो वो फिर से उन सब चीज़ों को क्लियर करने का प्रयत्न करता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी डिस्कशन हुआ वो सब आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करने से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें केवल पॉइंट लर्न कर लेने और सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आप और अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।